आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं साथियों, जो क्लास 10th है उसका भौतिक चैप्टर नंबर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन, आज उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आज से हम लोग जो है कक्षा 10 का जो बिहार बोर्ड है उसका जो है क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। आज हम लोग इससे क्रैश कोर्स का उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, इस पर आप कक्षा 10 का पूरा सिलेबस जो है एग्ज़ाम तक आपको ख़त्म करवा दिया जाएगा। साथ साथ में आपको मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक भी हल करवाया जाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कक्षा 10 का तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के जो है अपना चैप्टर 1 जो है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्लास 10th जो है, क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है साथियों वो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो कि साइंस का एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम सब शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में और किन किन बारों में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग जो है भौतिक पढ़ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा ये जान लीजिए कि भौतिक होता क्या है। तो भौतिक जो है, जो हम लोग विज्ञान की जो वह शाखा है, ठीक है, भौतिक जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला चैप्टर नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश जो है वो क्या है। ठीक है, प्रकाश जो है किसे कहते हैं। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है, वह एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है। प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में आप जानते होंगे कि सूरज हो गया, सूरज जो सन है, सन से हमेशा प्रकाश मिलता है तो ये प्रकाश स्रोत हो गया। चांद हो गया, तारा हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब सारे जो है वो प्रकाश स्रोत हैं। क्या है साथियों, प्रकाश स्रोत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रदीप्त क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदीप्त, तो प्रदीप्त किसे कहते हैं ये समझिए। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, जो भी वस्तु, जितनी भी वस्तु हम लोग देखते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जैसे आपको उदाहरण में हम बताएं कि हो गया सूरज हो गया, बल्ब हो गया, तारा हो गया, मोमबत्ती हो गया मेरे साथियों, तो ये सारे जो हैं वो प्रदीप्त के उदाहरण हैं, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब आदि। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रदीप्त हो गया तो अप्रदीप्त क्या होता है। तो अप्रदीप्त किसे कहते हैं, तो वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हों उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारे पास, तो टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, पुस्तक हो गया, आदि में कलम वगैरह हो जाएगा। इन सारे वस्तुओं से हमें प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए इसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए नोट्स में क्या लिखा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट कहा गया है कि देखिए साथियों, हम लोग के पास भगवान के द्वारा दिया हुआ आँख तो है, वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यदि प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे में बताया गया कि किसी भी वस्तुओं को हम कैसे देख सकते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक, उदाहरण भी देना है और इसको बताना भी हम कैसे देखते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं, जैसे चंद्रमा से आता प्रकाश। देखते हैं, देखिए प्रकीर्णन किसको कहते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन किसको कहते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश जो है सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इसे प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। आगे चलिए हम आपको समझाते हैं बढ़िया से। देखिए प्रकीर्णन किसको कहते हैं कि जो
प्रकाश की किरण होता है जब किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है, ठीक है। जब किसी सूक्ष्म कण यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं, जैसे बालू हो गया, कंकड़ छोटे छोटे हो गया, तो जब प्रकाश की किरण जो है वो इन छोटे छोटे कणों पर पड़ता है साथियों, तो ये कण क्या करते हैं कि ये कण जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेते हैं, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फिर उसे चारों ओर फैला देते हैं, फिर उसे अपनी कैपेसिटी का जितना उनका कैपेसिटी होता है उतना वो अंदर खींच लेते हैं, उसके बाद चारों ओर फैला देते हैं। अब ये चारों ओर फैला देते हैं तो आप ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो प्रकाश की किरण है वो कहीं ना कहीं जाके तो टकरेगी ही, कहीं ना कहीं जाकर के टकरेगी ही, उसके बाद वहाँ से परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ही, प्रकाश के जो प्रकिरणन होता है, प्रकिरणन के कारण ही साथियों हम दिन में ऐसी जगह भी देख पाते हैं जहां सीधे सूरज का रोशनी जो है वो नहीं पड़ रहा होता है। जैसे कि उदाहरण में देखिए कि आप मान लीजिए कि अपने रूम में हैं, तो रूम में अगर खिड़की भी बंद किया कर देते हैं, रूम में अगर खिड़की भी बंद कर देते हैं, फिर भी हम दिन में वहाँ पे जो है सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रकिरणन के कारण ही होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रकिरणन हो गया। अब आगे कह रहा है, कुछ नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स को देखते हैं कि नोट्स में क्या कह रहा है। इस प्रकिरणन प्रकाश के कारण ही हम दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है। सही बात है, जैसा कि आपको हम पीछे बता दिए कि रूम में दिन में भी हम लोग देख सकते हैं जहां सीधा प्रकाश की किरण नहीं पड़ रही होती है। आगे, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा में चलने वाली किरणों को प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। जो प्रकाश की किरण होता है मेरे साथियों वो ऐसे सीधा सरल रेखा में चलता है, ठीक है। वो ऐसे टूटी फूटी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती है, वह सदैव जो है सीधी रेखा में चलती है। अब क्या है आगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये किरण पुंज क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए, बहुत से प्रकाश की किरण जो है ऐसे मान लीजिए कि ये चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक है तो ये एक प्रकाश की किरण है, लेकिन जब किरण जो है वो समूह में होती है, जब किरण जो है वो समूह में होती है तो इसको हम किरण पुंज कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं? किरण पुंज कह देते हैं, ठीक है। इसको हम किरण पुंज कह देते हैं। और ये जो होता है साथियों ये मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार के होता है। आइए कौन कौन होता है उसको देखते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है अपसारी किरण पुंज। सबसे पहला कौन सा किरण पुंज होता है? अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी किरण पुंज होता है। अब इन तीनों को हम पारा पारी देखते हैं कि अपसारी किसको कहते हैं, समांतर किसको कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। सबसे पहला है अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि बल्ब है, मान लीजिए कि बल्ब है। अब इससे क्या है कि एक बिंदु से जो है प्रकाश निकल रहा है बल्ब से और ये जो है चारों तरफ जो फैलती चली जाती है, जहाँ तक इसको जगह मिले फैलने का वहाँ तक ये फैलती चली जाती है। इसी प्रकार के जो किरण पुंज होते हैं उसको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब दूसरी है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम जो है यहाँ से टॉर्च जलाएं, क्या जलाएं? टॉर्च जलाएं, तो टॉर्च जलाने पर जो किरण पुंज प्राप्त होता है वो हमें समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, क्योंकि यह सीधा हम लोग जहाँ पे इसको केंद्रित करते हैं वहीं पे ये जाता है, ठीक है। तो टॉर्च से प्राप्त किरण पुंज समांतर होती है और समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? जिसमें जो किरणें होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, अलग अलग नहीं चलती है। आगे, अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए, इस प्रकार के जो किरण पुंज होते हैं साथियों उसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की जो किरणें होती है वो दूर से आती है, अनंत से आती है, ठीक है। और अनंत से आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, अनंत से आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। इस प्रकार के किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आपको कोर्स उम्मीद करने कि आप सबको सब समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इन सब का नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये नोट्स कॉपी ही है जो कि मेरे द्वारा स्वयं बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी जो है एक VVI है, ये जो है एक VVI क्वेश्चन में इसको शामिल कर लीजिए। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ में होता है क्या है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
ठीक है। उदाहरण में हो गया कांच, पानी, हवा और ईटीसी, बहुत सी। देखिए अब इसको समझाते हैं कि पारदर्शी क्या होता है। मान लीजिए कि भाई साथियों ये प्लास्टिक है, क्या है, पन्नी प्लास्टिक है, ठीक है। अब इस पर अगर टॉर्च मारते हैं तो ये प्रकाश जो होता है इसके आर पार हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये पारदर्शी हो गया, क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक दीवार खड़ा कर देते हैं, क्या खड़ा कर देते हैं, दीवार। अब जब इस पर इधर से टॉर्च मारेंगे तो ये टॉर्च जो है बाहर नहीं निकलेगा, इसका प्रकाश जो है टॉर्च का बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब कि ये जो हो गया, ये हो गया अपारदर्शी, ये क्या हो गया, अपारदर्शी। और जो प्लास्टिक हो गया जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए वो हो गया पारदर्शी, ठीक है। तो इसका जानकारी आप लोग समझ में आ गया कि पानी जो होता है, पानी से भी आदमी जो है कोई भी चीज़ आर पार उसका देख सकता है, ठीक है। हवा में भी हो सकता है। आगे क्या है, आगे है कि पारभासी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पारभासी किसे कहते हैं, ठीक है। पारभासी वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के छोटे से भाग को जाने देते हैं उसे पारभासी कहते हैं। उदाहरण के लिए घिसा हुआ कागज, तेल लगा कांच। इसको हम समझाते हैं। इसको कैसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो है ये जो है एक कागज़ है और ये कागज़ जो है वो नॉर्मल कागज़ नहीं है, इस पर तेल लगा है, क्या लगा है, तेल लगा कागज़ है। जब इस पे हम प्रकाश की किरण डालेंगे, जब इस पर प्रकाश की किरण डालेंगे तो हमें पूर्णतः इस साइड हमें प्रकाश की किरण जो है नहीं मिलेगी। इसका कुछ आंशिक भाग, आंशिक मतलब थोड़ा सा, आंशिक मतलब थोड़ा सा भाग ही हमें इधर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के पदार्थ को हम कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। पारभासी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश के कुछ अंश ही पार होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है अपारदर्शी। आगे क्या है, अपारदर्शी वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते हैं उसे अपारदर्शी कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, लोहा, पत्थर। अब देखिए अपारदर्शी किसको कहते हैं, अपारदर्शी उसको कहते हैं जिससे होकर प्रकाश की किरण जो है वो नहीं जा सकता, जो नहीं जा सकता, प्रकाश की किरण उससे होकर नहीं जा सकता है, इसी को कहते हैं हम अपारदर्शी। क्या कहते हैं, अपारदर्शी, ठीक है। आगे अब है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। ये जो है आप लोग जो है इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में भी पूछता है और आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और इसको जब थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिएगा तो ये 5 नंबर में भी पूछे जाने वाले सवाल हैं फिजिक्स में, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप समझिए साथियों कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन समझिए, ये बहुत ही समझना जरूरी है और मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। मान लीजिए कि कोई ये समतल जो है वो दर्पण है, या कोई समतल कोई चिकनी वस्तु है, सतह है, ठीक है, चिकनी या सतह है, ठीक है ना। अब इस चिकनी सतह पे मान लीजिए कि इधर से आपने टॉर्च मार दिया तिरछा, ठीक है, प्रकाश डाल दिया इस पे। अब क्या होगा कि ये प्रकाश की जो किरण होगी ये यहाँ से जो क्या होगी, ये तो चूँकि जो है बाहर से रजित किया हुआ है, इधर से ये रंगा हुआ है, ठीक है। ये पारदर्शी पदार्थ नहीं है, इससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा कि प्रकाश जो है अपना रास्ता यहाँ से चेंज करके और इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। प्रकाश जो अपना रास्ता चेंज करके इधर मुड़ जाएगी। अब क्या होता कि जब प्रकाश इधर से गया और इधर से आ गया तो इनके बीच में जो है हम एक अभिलंब खींच देंगे, क्या खींच देंगे, अभिलंब। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, जब किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है किरण आरेख। प्रकाश की किरणें सतह पर पड़कर, ठीक है, दर्शाने वाली चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख किसको कहते हैं, तो जो है प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की जो किरण होती है, जैसे देखिए ये जो है मैंने इसको दर्शाया किरण से, प्रकाश की किरण को मैंने इससे जिस चित्र से दर्शाया इसको कहते हैं किरण आरेख, ठीक है। इसी को तीर चिन्ह को कहते हैं किरण आरेख, ठीक है। आगे परावर्तन के नियम, अब समझिए परावर्तन के नियम, ठीक है। उस वक्त हम प्रकाश का परावर्तन समझे, अब है परावर्तन के नियम कि किस नियम का पालन करते हुए प्रकाश का परावर्तन होता है।
तो समझिए कि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, यानी कि परावर्तन मतलब लौटती है, उस नियम को परावर्तन का नियम कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका नियम क्या होता है ये नीचे दिया गया है, इसको हम किरण आरेख द्वारा यानी कि बिंदु से समझते हैं, डायग्राम द्वारा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए कि एक सतह खींचा है। ठीक है, ये एक सतह खींचा है समतल दर्पण के तौर पे, इसको दर्शाते हैं किस चीज़ के तौर पे, समतल दर्पण के तौर पे। अब देखिए इधर से ए जो है एक किरण आरेख आ रहा है जो कि है आपतित किरण, ये किरण आरेख है आपतित किरण। ठीक है, उसके बाद जो ये किरण है ये इधर परावर्तित हो गई है। ठीक है, तो इसको कह दिए परावर्तित किरण, ये हो गया आपतित किरण और ये बी हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, अब जो है इसमें देखिए कि जो है इसके बीच में एक अभिलंब खींचा हुआ है, डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ऐसे डॉटेड लाइन, इसको कहते हैं अभिलंब। ये जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को बराबर हिस्सा में बांटता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को बराबर हिस्सा में बांटता है, उसको कहते हैं अभिलंब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे देख रहे होंगे एक इस साइड जो है कोना में दिखाया गया है आई, क्या दिखाया गया है आई, और इस साइड कोने में दिखाया गया है आर। ठीक है, इस साइड कोने में दिखाया गया है आर। तो जो आई है साथियों, क्या जो ये सबसे पहले ये हो गया समतल दर्पण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, और इसके बीच में जो रेखा दर्शाया जाता है उसको कहते हैं अभिलंब। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनता है उसको कहते हैं आई, और यहाँ पे जो कोण बनता है उसको कहते हैं आर। आई का मतलब होता है आपतन कोण, आई का मतलब होता है आपतन कोण, और जो आर होता है उसका मतलब होता है परावर्तन कोण, आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो ये बिंदु होता है जहाँ पे प्रकाश की जो आपतित किरण है वो टकरती है उसको कह देते हैं हम लोग आपतन बिंदु। देखिए जहाँ पे प्रकाश की किरण टकरती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, जहाँ से प्रकाश शुरू होकर चलती है उसको कहते हैं आपतित किरण, परिवर्तन के बाद जो किरण मिलती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण, जो बीच में डॉटेड रेखा होती है उसको कहते हैं अभिलंब, और जो बीच में कोण आपतन आपतित किरण से कोण जो बनता है उसको आपतन कोण, और परिवर्तित से जो बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यही होता है परावर्तन के नियम। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे इसको थोड़ा अब है आपतित किरण। ठीक है, जैसा कि आपको इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो होता है वो आपतित किरण होता है। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपतित किरण, ठीक है, और ये हो गया आपतन बिंदु। तो सबसे पहले समझिए कि आपतित किरण किसको कहते हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए ये किरण जो है जाकर इस सतह पे पड़ रही है तो ये किरण को आपतित किरण कह देंगे। ठीक है, आगे क्या है, आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए ये जो आपतित किरण है वो इस बिंदु पर आकर इस सतह से टकरा रही है तो इसको हम कह देंगे आपतन बिंदु। क्या कह देंगे, आपतन बिंदु। आगे है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहते हैं कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को परावर्तित किरण कहते हैं। इसको आप समझिए कि जैसे जिस माध्यम में जो ये आपतित किरण आई और सतह से टकराई, उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए कि ये जो है लाइन, इसके इधर टोटल क्या है, हवा है, और इधर मान लीजिए कि पानी है। ठीक है, तो ये माध्यम एक हो गया और ये माध्यम दो हो गया। तो आपतित जो किरण है, प्रकाश की जो किरण है वो हवा में ही आकर सतह से टकराई और हवा में ही लौट गई। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आपतित किरण जो है जिस माध्यम में चलकर आती है उसी माध्यम में सतह से टकराने के बाद चली जाती है, उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, आगे क्या है, अभिलंब। अब आपने तो देखा ही होगा कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में जो डॉटेड रेखा होता है उसी को अभिलंब कहते हैं। तो क्या है कि किसी समतल सतह पर, ये देखिए ये समतल सतह हो गया, किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आगे आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो देखिए ये आपतित किरण हो गया
ये आपतन अब बिंदु हो गया और ये हो गया अभिलंब। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण, यानी कि आई, स्मॉल आई। परावर्तन कोण किसको कहेंगे? तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखिए, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया अभिलंब। अब इन तीनों से जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जिसको हम छोटे आर से दर्शाते हैं। और एक बात आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो कोण आई होता है यानी कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन आर कोण के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? अब ये जो है एक प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ये जो है एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर वर्ष 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित रूप से जो है 2 नियम हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जो प्रकाश का परावर्तन है उसके कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। उसमें से पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है कहता है, इसको देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसको आप समझिए, ये क्या कह रहा है इसे देखिए। कह रहा है कि जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण जो होती है तथा जो आपतन बिंदु जो होती है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है वो क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। तो देखिए यही वह समतल है। ठीक है, इन्हीं तीनों समतल पे जो है आपतित किरण भी आती है, परावर्तित किरण भी होता है और अभिलंब भी खींचा होता है और आपतन बिंदु भी होता है। तो यही हो गया प्रकाश का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है ये देखिए, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण क्या होता है? आई, और अपवर्तन कोण क्या होता है? आर, और ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। यह आपको हम पहले ही बताए थे। तो प्रकाश के परावर्तन को वही 2 नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो क्या कह रहा है कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है इसको आप समझिए। तो देखिए, मान लीजिए कि ये जो है एक समतल दर्पण को हम ऐसे रख लिए हैं, समतल दर्पण को रख लिए हैं। अब ये समतल दर्पण जो है इस पर हम इधर से प्रकाश डालें, इधर से हम प्रकाश डालें, तो अब क्या होगा? चूँकि यह समतल दर्पण है तो प्रकाश को ना ही इधर परिवर्तित करेगा और ना ही इधर परिवर्तित करेगा। ये जिस रास्ता पे चल के आया है उसी रास्ता फिर पुनः वापिस लौट जाएगा। ठीक है, नोट में क्या कह रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते कि उसी पथ पे वापस लौट जाती है और इसमें जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, जिसमें जो है आपतन कोण का मान जो हो जाता है, आपतन कोण यानी आई का जो मान हो जाता है वो भी 0 हो जाता है और अपवर्तन कोण आर का मान वो भी 0 होता है। क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कुछ एंगल बनेगा तभी ना कुछ उसका वैल्यू होगा, कुछ कोण बना ही नहीं, तो इसलिए वो क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? आप लोग जिसको जो है हम लोग अपने भाषा में जिसको हम छाया कहते हैं, किसको क्या कहते हैं? छाया। उसी को विज्ञान के भाषा में प्रतिबिंब कहा जाता है। तो समझिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी बिंदु स्रोत से जो है प्रकाश की किरण जो है आ रही है। अब दर्पण से परावर्तन के बाद जो है, दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ पे वो बिंदु टकराती है, जहाँ पे वह बिंदु टकराती है या टकराती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि प्रतिबिंब के टाइप पूछ रहा है।
प्रतिबिंब जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, ये ठीक है। दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। ये नकली प्रतिबिंब के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें जानिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, एक वाला जो है वो किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की बिंदु जो होती है वो जहाँ से आकर एग्जैक्ट मिल जाती है, वो आती हुई प्रतीत नहीं होती है, एग्जैक्ट वहीं पे मिल जाती है, उसी को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं रियल में, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। आप लोग ये बात को ध्यान रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है जब भी बनेगा तो हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब है आभासी प्रतिबिंब। ये आभासी प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन को जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या था कि वह असली में आ रही थी, वह असली में आ रही थी, लेकिन इसमें क्या है कि आती हुई जो है वो प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए यह आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को जो है हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है और इसको जो है पर्दे पर कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण में सदैव इसको जो है भाइयों वो हमेशा टूटी फूटी रेखाएं से दिखाया जाता है। ऐसे टूटी फूटी रेखाएं इसको कहते हैं, टूटी फूटी रेखाएं से दिखाया जाता है और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे है समतल दर्पण। समतल दर्पण, ये जो दर्पण जो बराबर होता है उसको समतल कहते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। तो कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। तो आप लोग को एक बात बताते हैं, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, आप इसके समक्ष जो है वो खड़े हुए हैं, आप इसके समक्ष खड़े हुए, तो मान लीजिए कि आपको और दर्पण के बीच की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। जो दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जो दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के अंदर जो है वो 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। इसका कहने का मतलब ही यही है कि जब कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। उसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। आगे देखिए, तो आप सब समझिए कि पार्श्व प्रतिबिंब किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें कि मान लीजिए कि आप अपने घर में जो है वो समतल दर्पण जो होता है, घर में समतल दर्पण ही होता है, तो दर्पण के सामने आप खड़े हैं, ठीक है, दर्पण के सामने आप खड़े हैं। आप खड़े हैं तो होता यूँ है कि आप जब अपने प्रतिबिंब को आईने में देखते हैं, दर्पण में जब देखते हैं, तो आप अपने हाथ का जो बायां हाथ उठाते होंगे, आप अपना जब बायां हाथ उठाते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि प्रतिबिंब का जो है वो दायां हाथ उठ रहा है। और अब जब अपना दायां हाथ उठाते होंगे तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता हुआ ऐसा प्रतीत होता होगा, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अगर ये आप पहले अनुभव नहीं किए हैं तो आपके घर में दर्पण होगा, आप जा कर के दर्पण में टेस्ट कीजिएगा कि जब दर्पण के सामने खड़ा हो जाना है और जैसे ही खड़ा होना है और खड़ा होकर आप जब अपना दायां हाथ उठाइएगा तो ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है, और अब जब अपना दायां हाथ उठाइएगा तो ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है। इसी प्रक्रिया को हम पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आपको यह लिखने की ज़रूरत पड़ जाए एग्ज़ाम में कि पार्श्व प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो ये लिखिएगा कि जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हर तरह से हमारे समान है, परंतु ध्यान से देखने पर एक अंतर का पता चलता है। यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है। दूसरे शब्दों में वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण के प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग समतल दर्पण के प्रतिबिंब के दायां भाग दिखाई पड़ता है। इसी को पार्श्व प्रतिबिंब हम लोग परिवर्तन या प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब हम सब आगे चलते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, यानी कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण द्वारा जो कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या क्या खासियत होते हैं वो आप बताना है अब हम लोग को।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी विशेषताएं को बताते हैं। तो समतल दर्पण की विशेषताएं देखिए कि समतल दर्पण जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहला, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। ये आपको बता दिए कि आप जो है दर्पण से जितना दूर रहिएगा प्रतिबिंब आपका उतना ही अंदर दर्पण के बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। बहुत बढ़िया एकदम VVI पॉइंट है, पूछेगा एग्जाम में कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के कैसा होता है, तो वस्तु के आकार के जो है वो बराबर होता है। ठीक है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। और आपको बताया था कि यदि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है इसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी, यानी कि काल्पनिक। ठीक है। आगे, प्रतिबिंब जो है पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। ये तो ठीक है कि यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो बायां प्रतीत होता है, बायां उठाते हैं तो दाहिना प्रतीत होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से दर्पण आगे अर्थात सामने खड़ा होता है। तो ये हमारा समतल दर्पण वाला भाग कंप्लीट हो गया है। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, उसको पार्ट 1 आज छोड़ रहे हैं। और अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी पार्ट 2। और पार्ट 2 में जो है इसका हम पूरा कंप्लीट ख़त्म कर देंगे प्रकाश का परावर्तन को। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। और इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।